हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी को, और पॉलिटी में पढ़ेंगे आज महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं, बार बार जो हैं पेपरों में आते हैं, तो उन अनुच्छेदों को अब हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और जो बच्चे क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, तो वो डिस्कशन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएं टेलीग्राम, या सर्च कर लें RBS स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा आपको, और वो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लें। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका पूरे का आपको PDF मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पॉलिटी में आज कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं, ये बहुत बार पेपरों में पूछे जाते हैं और लगातार पेपरों में आते हैं, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 1 ही पढ़ते हैं। पहला अनुच्छेद हमारा है, अनुच्छेद 1 को ही पढ़ते हैं, अनुच्छेद 1, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या बात कही गई है? भारत अर्थात इंडिया, क्या बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ है, ठीक है। क्या बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। भारत, देखो कहा जाता है, पूछा जाता है कि भारत की संविधान में भारत को किस नाम से, मतलब किन नामों से बोला जाता है, किन नामों का उल्लेख किया गया है। तो ये पूछा जाता है किन से अनुच्छेद में किया गया है, तो वहाँ पर हम क्या बताएंगे? अनुच्छेद 1 बताएंगे, और संविधान में भारत को भारत और इंडिया 2 नामों से पुकारा गया है, बताया गया है, यानी कहा गया है, ठीक है। 2 नामों से इसे कहा गया है। तो दूसरा हमारा आता है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या? राज्यों का समूह है। फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 आता है 12, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है कि राज्यों की परिभाषा उसमें बताई गई है। उसमें क्या बताया गया है? राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्यों की परिभाषा। फिर आता है एक अनुच्छेद पूछा जाता है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या पूछा गया? अदृश्यता, अदृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए किसी में, छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए किसी में, ये बताया गया है अनुच्छेद 17 में, ठीक है। फिर एक अनुच्छेद हमारा है 21 है, अनुच्छेद हमारा 21 है, अनुच्छेद है हमारा 21A। तो इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य बताई गई है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा की गई? अनुच्छेद 21A के द्वारा, अनुच्छेद 21A के द्वारा क्या किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। फिर है हमारा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या बताया गया, संवैधानिक जो हमारे उपचार हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या बताया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया कि हमारे क्या संवैधानिक अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा, पढ़ेंगे अनुच्छेद 40 को। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है हमारा। अनुच्छेद 40 में क्या बताया, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे करना है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद किसमें, 40 में। पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 40। ठीक है, पूछा जाता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 21A में। किसमें है, 21A में। अब आता एक अनुच्छेद हमारा है 44, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि समस्त नागरिकों के लिए क्या एक समान सिविल संहिता है। ठीक है, यानी समस्त नागरिकों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए क्या है, एक समान सिविल, एक समान सिविल, समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। ठीक है, सिविल संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान, जो सभी नागरिकों, ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर विशेष है, सारे नागरिक विशेष हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद एक अनुच्छेद है 48, अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था कैसे करनी है ये बताया गया है। कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया, 48 में बताया गया। ठीक है, इसी में आता है अनुच्छेद 48A, इस संशोधन करके बढ़ाया गया है 48A। 48A में क्या बताया गया है कि पर्यावरण एवं क्या वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करना है। पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण किसमें बताया गया है, 48A के द्वारा, 48A के द्वारा बताया गया है। ठीक है, फिर है हमारा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है। अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है कि शांति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था कैसे रखी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था ठीक बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को कैसे बनाना है ये बताया गया है हमारे 51 में। ठीक है, इसी में आता है कि 51A एक अनुच्छेद है हमारा, एक अनुच्छेद 51A, 51A मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 51A अनुच्छेद 51A क्या बताया गया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान इसमें बताया गया है। 51A में क्या हमारा बताया गया कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, मूल
कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों के प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया, मूल कर्तव्यों के प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, फिर हमारा है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका प्रधान होगा। अनुच्छेद 53 इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका प्रधान होगा। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका प्रधान होगा। यानी राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका प्रधान होगा। ये किसमें बताया गया, अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो संघीय कार्यपालिका प्रधान होगा। ठीक है, इसी में आता है कि अनुच्छेद 61 जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या क्या, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाएगा, ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 123 है, इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कैसे करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश लाएगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, 123। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, 123 अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, जिसमें राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, फिर आता है एक अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखो सारे अनुच्छेद सीरियल से नहीं है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो जहाँ से पेपरों में क्वेश्चन बने पूछे गए हैं, अभी हम वही पढ़ा रहे हैं। सारे हम पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हें हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो 108 में क्या बताया गया, संयुक्त अधिवेशन आहूत करना। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन आहूत करना, यानी बुलाना। संयुक्त अधिवेशन आहूत करना, ये किस में बताया गया है, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 172 है, अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान का प्रावधान बनाया गया है कि क्षमादान कैसे किया जाएगा, क्षमादान। ठीक है, किसी भी मुजरिम का समाधान कैसे किया जाएगा, ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत बताया गया है। फिर ये अनुच्छेद है हमारा 352। अनुच्छेद 352। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 ये क्या है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात में लगाए, राष्ट्रीय आपात कब लगेगा, किसके अंतर्गत लगेगा, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। 352 के अंतर्गत क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा। 356 के अंतर्गत क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। 356 अनुच्छेद 356 के अंदर क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 360 में क्या लगेगा, वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 क्या लगेगा इसमें, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। ठीक है, अनुच्छेद 360 में क्या लगेगा, वित्तीय आपात। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। ठीक है, क्या है, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद।
अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल का पद। ठीक है, अनुच्छेद 154 में क्या है, कार्यपालिका प्रधान। अनुच्छेद 154 में क्या है, कार्यपालिका प्रधान। कार्यपालिका प्रधान। ठीक है, अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका प्रधान है, कार्यपालिका प्रधान। और एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। इसके अलावा और भी अनुच्छेद हैं जिन्हें अभी हम पढ़ाएंगे, अभी आगे और आपको बताते हैं। तो इससे पहले, क्योंकि इसे मिटाना है, हमें यहाँ से हटाना है, इसलिए एक बार इसे और पढ़ा देते हैं आपको, एक बार रिवीजन इसका करा देते हैं कि कौन सा अनुच्छेद में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, पूछा जाता है कि अनुच्छेद भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया, राज्यों की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत कैसे किया जाएगा, छुआछूत का अंत कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये समझ लो। अनुच्छेद 21 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 44 में समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान बनाया गया है। और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 48 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अलग से संशोधन करके बढ़ाया गया है। इसमें पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करना है, इसका प्रावधान बनाया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद को बताया गया है कि राज्यपाल का पद कैसे होगा, यानी कैसे उसका निर्वाचन होगा। और अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका प्रधान के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखेंगे, उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का प्रावधान बताया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा, इसे बताया गया। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाएंगे। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश अध्यादेश कैसे जारी करेगा, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का आयोजित कैसे किया जाए, संयुक्त अधिवेशन को आयोजित किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद 72 में समाधान, यानी किसी भी मुजरिम का समाधान कैसे क्षमादान कैसे किया जाएगा, उसका क्षमा कैसे किया जाएगा, इसका प्रावधान बनाया गया है। और ये वित्तीय आपात कहें। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं कि 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। तो ठीक है, ये महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, बने हैं। तो आप लोग क्या करें, इसे आप नोट करते रहा करें। और हम आपको इतनी भरोसा दिलाते हैं, इतनी गारंटी दिलाते हैं, 99% हमारा पढ़ाया हुआ सारा आपको पोर्टी में सारा आपको देखने को मिलेगा पेपरों में। ठीक है, तो वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात है हमारा, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, बताओ आप लोग, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, 356। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 51A। किसमें है हमारा, 51A में। 51A में क्या बताया गया है कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया, राष्ट्रीय आपात कैसे होता है, राष्ट्रीय आपात में कैसे लगता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में इसमें बताया गया है, प्रावधान दिया गया राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति
ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 155 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पढ़ते हैं, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी को पढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ते हैं? 76 के। ठीक है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ते हैं? 76, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 क्या है? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में पढ़ते हैं। और अनुच्छेद 54A में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 54A में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, 54A में क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, नहीं सॉरी 54A नहीं, 75A। ठीक है, 75 कितना हमारा? 75। 75A में हम क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164A, अनुच्छेद 164A मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस में पढ़ेंगे? अनुच्छेद 164A में, 164A में। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 का फर्स्ट, अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम? उच्चतम न्यायालय को पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय किस में पढ़ेंगे? अनुच्छेद 124A आप फर्स्ट, अनुच्छेद 124 फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में क्या पढ़ेंगे? प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 114 क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 216 क्या करता है? अनुच्छेद 216, अच्छा, यानी 214 क्या कहता है? कि राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, और 216 कहता है कि एक होगा और के तहत हाई कोर्ट का गठन का प्रावधान है। यानी 216 के तहत क्या है? 216 के तहत हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान, हाई कोर्ट गठन का प्रावधान, हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है। हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 216 में क्या है? कि हाई कोर्ट का गठन कैसे करेंगे। फिर आएगा अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 में क्या है? कि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो एक हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं, ये बताया गया है। यानी दो अगर राज्य सहमति हों, 2 राज्य अगर सहमति बनाएं तो 2 राज्य क्या कर सकते हैं? एक हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, इसमें क्या? 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहयोग से क्या कर सकते हैं? आपसी चाहे तो एक हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक चाहे तो एक ही
हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करेंगे, एक ही हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। ठीक है, एक किसके अंतर्गत बताया गया है कि 231 के 231 अनुच्छेद 231 के अंदर क्या बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो एक ही हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 230 अनुच्छेद 230 अनुच्छेद 230 में बताया गया है कि संघ प्रदेशों में हाई कोर्ट का गठन का प्रावधान है। यानी संघ प्रदेश जो हैं, संघ प्रदेशों में हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान, हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है, हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है। तो हमारे यहाँ देखो क्या है, 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, लेकिन हाई कोर्टों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ, 25। 28 राज्य हैं और हाई कोर्टों की संख्या हमारे यहाँ कितनी है, 25। ठीक है, क्योंकि ये बताया गया है कि ये अनुच्छेद 231 के अंतर्गत बताया गया 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो एक ही हाई कोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ राज्य कितने हैं, 28, और हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, 25 है। फिर अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161, तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान का प्रावधान है। इसमें राज्यपाल द्वारा जो समाधान होगा, राज्यपाल के क्षमादान का प्रावधान, राज्यपाल के क्षमादान का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 में क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल 213 में क्या बताया गया, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत कर सकता है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। ठीक है, तो अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है कि वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसमें क्या है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 में, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300 का, ठीक है, देखो ये अलग से बढ़ाया गया है। इसमें क्या बताया गया, संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया। इसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया, अधिकार का उल्लेख किया गया, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, अनुच्छेद 300 का में क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में और अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 में काग, ठीक है, CAG, ठीक है, के कर्तव्य क्या प्रावधान है, के कर्तव्य क्या प्रावधान है, कर्तव्य क्या प्रावधान है, काग। ठीक है, ये काग क्या होता है, काग जिसे कहते हैं भारत सरकार में वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण रखती है। जो क्या है कि जो भारत सरकार के वित्तीय कार्य हैं उनमें क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसका हिंदी में क्या कहेंगे, काग को, कि
भारत सरकार के वित्तीय कार्यों में जो संस्था नियंत्रण रखती है उसे कॉग कहते हैं, कॉग। ठीक है, उसे कॉग यानी भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। इसमें क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भारत का वित्तीय, भारत का जो है नियंत्रक, भारत का नियंत्रक, गलत है, भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसे क्या कहते हैं, काग कहते हैं। ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किसके में बताया गया है, ये 148 में बताया गया है। ठीक है, इसमें किसमें बताया, क्या बताया गया, के बारे में बताया गया। देखो क्या के बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 148 में बताया गया है, लेकिन इसके जो कर्तव्य क्या है, कर्तव्य के बारे में किसमें बताया गया, 149 में बताया गया है। कर्तव्य के बारे में किसमें बताया गया है, 49 के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उल्लेख कि कौन से अनुच्छेद में मिलता है, इसका अनुच्छेद 148 में इसका मिलता है, लेकिन इसके जो कर्तव्य हैं वो 149 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, 149 के अंतर्गत सारे बताए गए हैं। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में वीडियो जो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि इसे अधिक से अधिक चैनल जो है वीडियो को इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आज इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। हमारे सारे क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस हैं, इन पर कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।